वेलकम फ्रेंड्स, आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम लोग डीपीएसपी के नाम से जनरली जानते हैं। ठीक है, शॉर्ट में। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा, बिल्कुल आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 36 से 51। ये अनुच्छेद 36 से 51 तक डीपीएसपी का जिक्र किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है संविधान में। ऑप्शन सी हमारे यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कहां से ग्रहण किया गया है? तो ये लिया गया है दोस्तों आयरलैंड के संविधान से। कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन बी हमारे यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य का नीति निर्देशक तत्व है वो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है, यानी कि दिखाता है। ऑप्शन सी हमारे यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य जो था दोस्तों, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। क्या था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ऑप्शन ए हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य था? इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। क्या था? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो ये था दोस्तों 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। ऑप्शन ए हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 था, ये इस राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का वह कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करने की प्रेरणा देता है? भारतीय संविधान का वो कौन सा अंग है जो समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व। इसका उत्तर हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन सी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? तो ये है दोस्तों आपका हो जाएगा प्रयोगशाला उद्योग को प्रोत्साहन, क्योंकि धर्म की स्वतंत्रता शामिल है, आने जाने की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार में शामिल है, अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है वो मौलिक मूल अधिकार में शामिल है, लेकिन प्रयोगशाला उद्योग को प्रोत्साहन है ये आपका शामिल नहीं है मूल अधिकार में, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये शामिल है। ऑप्शन डी यहाँ हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्य के लिए। किसके लिए है? राज्य के लिए। ऑप्शन बी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कुछ का, यानी कि कुछ मूल अधिकारों का हनन हो सकता है नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है? किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्राम पंचायतों की स्थापना। ग्राम पंचायत की जो स्थापना है वो नीति निर्देशक सिद्धांत को मतलब एक समाजवादी रूप माना जाता है। एक समाजवादी रूप माना जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा यहाँ करेक्ट आंसर।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? तो यह है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42वां संशोधन कब हुआ था? 1976 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठित करने का निर्देश देता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 जो है वो ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? ये किया गया है दोस्तों अनुच्छेद 50 में। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 50 में। ऑप्शन डी हमारा यहाँ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 50 जो है वो न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक्करण करने की शक्ति देता है। अगला प्रश्न है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने पर विचार पाया जाता है। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में और नीति निर्देशक तत्वों में। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और सी दोनों में, क्योंकि दोनों विकल्प हमारा ये ए और सी सही है। अगला प्रश्न है, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? ये रखा गया है दोस्तों अनुच्छेद 41 के अंतर्गत। ऑप्शन सी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा का प्रदान किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा दुर्बल वर्गों के शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान किया गया है? ये किया गया है दोस्तों अनुच्छेद 46 के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? अनुच्छेद 46 के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 ऑप्शन बी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 51 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो ये करता है दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन ए हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूलभूत संविधान में से कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? मूलभूत संविधान में से कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? ये किया गया है दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। किसमें किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ऑप्शन डी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 39A। किसमें है? अनुच्छेद आर्टिकल 39A। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। यह क्या है? तो यह है दोस्तों, यह है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत का एक अंग है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का नियम होना चाहिए। संविधान समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांतों का एक अंग है, महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप याद रखेंगे। ऑप्शन डी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस भाग में
न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान किया गया है। तो ये है दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इसका उत्तर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का अलग अलग पृथक्करण का प्रावधान किया गया है। तो ये था राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल। तो ये सभी सवाल इंपॉर्टेंट थे, तो इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान से याद रखेंगे। ये परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न थे, ठीक है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट थे। तो अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हो तो इसको जरूर आप लाइक करें। और आपका कोई सुझाव हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें और दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। और पहली बार आप हमारे क्लासेस को देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब जब हमारे क्लासेस अपडेट होंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आप इसका अधिक से अधिक फायदा उठा सकें। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में इतना ही। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।